एपिसोड 6। स्टोरी ऑफ मर्डर मिस्ट्री। राजरगंज गांव एक बहुत सुंदर गांव है। गांव के लोगों की मुख्य आय का स्रोत कृषि है। गांव में सब लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं। सब लोग सारे त्योहार हंसी खुशी से मनाया करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक आम के बगीचे के पास की पुरानी हवेली जो पहले से ही वीरान थी, उसमें लोगों को अजीबोगरीब घटनाएं होती दिख रही थी। हर एक आदमी जो उस हवेली के बगल से निकलने वाली कच्ची सड़क से गुजरता था, वो किसी ना किसी चीज का एहसास उस हवेली के सामने करता था। रात को तो कोई भी उस हवेली के आसपास खड़े होने और शाम 6 बजे के बाद कोई भी उधर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी पिछले दिनों की बात है, गांव में जो पोस्ट ऑफिस है उसका डाकिया बल्लू साइकिल से उधर से गुजर रहा था। तभी उसने जो देखा तो वो डरावना एहसास उसे जिंदगी भर याद रहेगा। जब वह हवेली के पास से गुजरा तो उस समय रात के 7 बज गए थे और अंधेरा हो चला था। तब वह थोड़ा तंबाकू खाने के लिए हवेली के पास रुका तो उसकी नजर हवेली के छत पर गई। वहां एक दुल्हन का लिबास पहनकर एक लड़की खड़ी है और उसके पीछे से एक तेज रोशनी चमक रही है। वह लड़की कुछ गुनगुना रही होती है और छत पर इधर से उधर घूमती रहती है। उसे देखकर डाकिया बल्लू की हवा टाइट हो गई और डर के मारे उसके सारे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। फिर बल्लू ने आव देखा ना ताव और ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी साइकिल को पूरी ताकत से पेंडल घुमाते हुए एक सांस में वह अपने घर पहुंच गया और घर जाते ही वह बेहोश हो चुका था। फिर जब उसे होश आया तो उसने अपने परिवार वालों को इस घटना के बारे में बताया, जिससे सभी बुरी तरह से डर गए थे। और फिर उसके परिवार वालों ने ये बात बाकी गांव वालों को बताई, जिससे वो लोग भी काफी भयभीत हो गए। फिर एक दिन मुन्ना अपनी मोटरसाइकिल में दूध के केन रखकर शहर बेचने गया और आते हुए उसे देर हो गई। वह जैसे ही हवेली के पास पहुंचा तब उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। उसने प्रयास किया तो वो चालू नहीं हो पाए। अब वह सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं। फिर मुन्ना ने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक औरत, जिसने स्याह काले कपड़े पहन रखे हैं और उसने सफेद नकाब से अपना चेहरा ढक रखा है। उसके हाथ में एक खंजर है और वो मुन्ना की तरफ देखकर बोल रही है कि तू आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं तेरा आज खून पी जाऊंगी, रुक जा, अभी तेरा कत्ल करती हूँ। तभी मुन्ना ने प्रभु का नाम लिया तो उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई और वह तेजी से वहां से मोटरसाइकिल से भाग खड़ा हुआ। उसने भी अपने घर वालों और गांव वालों को सारी घटना के बारे में बताया तो सब लोग खौफजदा हो गए। कुछ दिन पहले गांव की एक औरत, जिसका नाम शांति था, गांव के कुएं पर पानी भरने गई थी। वह उस समय अकेले थी। जब वह कुएं से पानी भर रही थी तब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अजीब डरावना था, उसने काली साड़ी पहन रखी थी और उसकी आवाज भी कर्कश थी, ने पानी भरती हुई औरत से कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे भूख लगी है। अगर तुम्हारे घर पर कुछ खाने को बचा है तो मुझे दे दो, तुम्हारा भला होगा। तब शांति कहती है, मेरे घर में 2 रोटी बची है लेकिन और अभी कुछ नहीं है। तब उस बुढ़िया ने हंसते हुए कहा कि ही प्याज तो होगा ना, मुझे प्याज और रोटी बहुत पसंद है। ये सुनते ही शांति वहां से पानी का बर्तन छोड़कर भाग गई। तब उसने गांव वालों को ये खबर बताई तो सब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं मिला। तभी एक औरत ने कहा कि वो तो डायन थी पक्का, क्योंकि रोटी और प्याज डायन को पसंद होता है और उनकी शक्ल खतरनाक होती है। सब लोग तब डरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर इधर कुछ दिनों से गांव से 10 लोग लापता हो चुके हैं। इस गांव में लगभग 150 लोग रहते हैं। इसलिए उन लोगों को ढूंढने के लिए आपकी टीम एक बार राजरगंज का दौरा करे और उन 10 लोगों का पता लगाने के साथ ही उस हवेली के रहस्य का भी पर्दाफाश करने का कष्ट करें। ये चिट्ठी राजरगंज गांव के प्रधान दीनदयाल जी ने इंस्पेक्टर राज को संबोधित करते हुए लिखी थी। राज को यह चिट्ठी पढ़कर विजय ने सुनाई। राज ने कहा कि विजय, दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस। तब विजय ने कहा कि यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राज ने विजय से कहा कि तुम्हें ये चिट्ठी पढ़कर कुछ पता चला? विजय कहता है कि सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, सारा माजरा वहीं जाकर पता चलेगा। राज ने कहा कि ठीक है विजय, फिर चलते हैं कल बस से राजरगंज गांव और सुलझाते हैं इस केस को और गांव वालों के मन से इस डर को बाहर निकालते हैं। रात को राज इस केस के सिलसिले में अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा था। तब विजय कहता है कि क्या नोट कर रहे हो सर? तब राज कहता है कि विजय, हर केस के कुछ पॉइंट्स में अपनी डायरी में नोट करता हूं ताकि इससे उस केस को हल करने में कुछ मदद मिल सके। विजय ने बोला कि सर, कल निकलना भी है राजरगंज गांव जाने के लिए, बस से तो जल्दी सो जाइए। राज ने कहा, लगता है कि विजय तुम सही कह रहे हो, हमें सुबह राजरगंज के लिए निकलना है और अब रात भी बहुत हो गई है, इसलिए अब हम सो जाते हैं। अगले दिन राज और विजय बस से राजरगंज के लिए रवाना हुए। रास्ते में राज ने कहा कि
विजय ये किसी गैंग का काम लगता है और लोगों में दहशत फैलाने के लिए उन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है ताकि गांव वालों में डर का माहौल बना रहे। विजय ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, लोगों में दहशत फैलाने के लिए ये जाल बुना गया है। कुछ देर बाद वो राजरगंज गांव पहुंच जाते हैं। वहां गांव के प्रधान दीनदयाल जी ने उनका स्वागत किया। फिर दिन का भोजन करने के बाद राज और विजय अपने साथ दीनदयाल और उनके भाई रामदयाल को लेकर पुरानी वीरान हवेली में तहकीकात करने के लिए जा पहुंचे। चारों लोग हवेली के अंदर दाखिल हुए तो वहां राज ने देखा कि पैरों की चप्पल के निशान बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ से 3 लोग गुजरे हैं। उन निशान को देखकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इंसानों के पैर की चप्पल के निशान हैं। फिर राज कहता है कि बाहर से सब देख लो, इस हवेली में हमें रात में आना है और प्रधान जी आप गांव के 3-4 मुस्तंदे लोगों को लाठी डंडे से लैस करके तैयार रखना, हम भी छुपकर निगरानी रखेंगे। आप और आपके भाई यहाँ पेड़ के पास उतारने की कोशिश कीजिएगा ताकि इनका क्या रवैया होगा ये हम देखना चाहते हैं। रात 8 बजे करीब दीनदयाल और रामदयाल दोनों साइकिल से आते हैं और पेड़ के नीचे खड़े होकर तंबाकू खाते हुए सुस्ताने की कोशिश करते हैं और गप्पे लगाने लगते हैं। उधर आम के बगीचे में 4 पहलवान लाठी डंडे के साथ तैयार थे। उधर राज और विजय अपने हथियार के साथ इसके पेड़ के पीछे छुपकर तैयार थे। तभी रात 8:30 बजे छत पर एक रोशनी दिखी और एक लड़की दुल्हन के लिबास में गाना गुनगुनाते हुए छत पर घूमने लगी। सबने उसको देखा तो डर गए। फिर राज ने प्रधान जी को इशारा किया कि घबराए नहीं, हम हैं ना, जिससे उन दोनों भाइयों को हौसला मिला और वो वहीं डटे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद एक औरत काली साड़ी पहनकर और मुंह पर सफेद मास्क पहनकर एक खंजर लेकर इनको डराने लगी और एक बुढ़िया भी सफेद साड़ी में आई और इनको उन्होंने हंसकर कहा ही हु हा हा, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। लेकिन तब तक राज ने वहां से एक फायर किया ही था कि वो हवेली के अंदर भाग गए और हवेली के अंदर से भी इन लोगों पर फायर होने लगा। तभी राज ने विजय को इशारा किया और वो 3 पहलवानों को लेकर हवेली के पीछे वाले रास्ते पर चले गए ताकि उधर से कोई भागने ना पाए। राज खुद एक पहलवान दीनदयाल और रामदयाल को लेकर हवेली के सामने वाले गेट पर खड़े होकर उनका सामना करने लगा। राज की टीम ने हवेली के आगे से और विजय की टीम ने हवेली के पीछे से उन पर धावा बोल दिया। उन्होंने डर के मारे सरेंडर कर दिया। उनके गैंग का सरगना था शाका और उसके साथ थे उसकी अम्मा सज्जो, पत्नी रज्जो, बेटी नीलू और उसका बेटा चीनू। इन लोगों ने गांव वालों को डराकर उन्हें बेहोश करके शहर पहुंचाते और फिर एक क्लिनिक में इनके अंग निकाल लिए जाते और इन्हें इनका मेहनताना मिलता। फिर उन लोगों को दूर जंगल में छोड़ दिया जाता जहां उन्हें जंगली जानवर अपना शिकार बना लेते। साथ ही चीनू और शाका ऑनलाइन भी भूत प्रेत भगाने के लिए अपना प्रचार किया करते थे कि किसी को भी भूत प्रेत और ऊपरी छाया लगने वगैरह की शिकायत है तो हमसे संपर्क करें। फिर राज और विजय ने फोन कर थाने से पुलिस बुलवाए और सब कुछ अपनी हिरासत में लेते हुए इन 5 लोगों को पकड़कर थाने ले गए। फिर राज ने कहा कि शाका अब सुनाओ अपने जुर्म की कहानी, हम लोग सुनने को तैयार हैं। तब शाका ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, हम पहले कबाड़ का धंधा करते थे और कभी मजदूरी भी कर लिया करते थे, लेकिन हमारा गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। हमारा बेटा चीनू पढ़ा लिखा है और ऑनलाइन कामों में ये बहुत कुछ जानता है। यही ऑनलाइन भूत प्रेत भगाने का काम करता है। फिर एक दिन ऑनलाइन पर चीनू और मैं एक मूवी देख रहे थे, उसमें ही हमने ये सब सीखा और उसी तरह से फिर ये जाल बुना। उनके बताने पर फिर उस फर्जी क्लिनिक पर छापा मारकर बाकी के आरोपियों को भी पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि हम ये अंग बड़े लोगों के डिमांड पर उपलब्ध कराते थे जिसके बदले हमें लाखों रुपए मिलते थे और ये सब विदेशों से यहाँ इलाज के लिए आते थे। तब हम शाका के गैंग से संपर्क करते और डिमांड के अनुसार लोगों की संख्या बताते कि हमें इतने लोग चाहिए, तुम लोग उन्हें बेहोश करके हमें उपलब्ध कराओ। तब ये लोग हवेली के बगल से गुजरने वाले लोगों को ABCD, A से आत्मा, B से भूत, C से CHUDAIL, D से डायन बनकर खूब डराते। कुछ लोग तो वहां से भाग जाते लेकिन कुछ लोग इनकी गिरफ्त में आ जाते। उन्हें बेहोश करके हमें सौंप देते थे, जिसके लिए हमने एक पुरानी कार चीनू को दे रखी थी जो हवेली के पीछे एक अन्य खंडहर में घास फूस से दबाकर छुपा रखी होती थी। उसी कार में चीनू और उसका बाप शाका उन लोगों को शहर हमारे पास आधी रात को लाते थे। फिर हम अपना काम कर देते थे। शाका की माँ भी गांव में कभी कभी महिलाओं को डायन बनकर डराती और शाका की पत्नी भूतनी बनकर तथा शाका की लड़की चुड़ैल बनकर लोगों को डराते थे तथा उनको बेहोश करने के बाद उनका सारा सामान लूटकर बेच दिया करते थे। राज ने कहा कि तुम जैसे लोग समाज पर एक बहुत बड़ा बोझ हो। तुम जैसे शैतान लोगों के लिए तो जेल की कोई भी सजा कम है, लेकिन फिर भी तुम सब लोगों को तो सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए, उससे कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। तुम्हारा अपराध ही बहुत खतरनाक है।
विजय सबको लॉक में बंद कर दो। और फिर एक इंसान जिसका नाम दीपक शर्मा था, उसने थाने फोन किया और बोला कि इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरे मित्र और पत्रकार सुधांशु वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी है और मुझे घायल कर दिया है, इसलिए आप जल्दी आ जाइए। और ये एक सुनसान इलाका है, ये सूरजपुर गांव से अंदर जंगल के रास्ते में है, जहां मेरे दोस्त की लाश पड़ी है और मैं घायल हो चुका हूं। आप एम्बुलेंस भी मंगवा दीजिए, मेरे फोन को एम्बुलेंस वाले पिक नहीं कर रहे हैं, शायद आपका उठा लें। तब राज ने कहा, आप हिम्मत रखिए, हम 20 मिनट में वहां पहुंचते हैं एम्बुलेंस को लेकर। फिर राज ने एम्बुलेंस को फोन किया और वो लोग 20 मिनट में वहां पहुंच गए। उसके बाद वहां पर दीपक का थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ और राज तथा विजय ने कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करी। सुधांशु वर्मा की डेड बॉडी और घायल दीपक शर्मा को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल की ओर निकल पड़ी। राज, विजय और हरी सिंह वहीं पर तफ्तीश करने में लगे थे और फिर वहां से जानकारी लेकर वो भी अस्पताल पहुंचकर दीपक का बयान लेते हैं तथा मर्डर और हमले की भी दर्ज करते हैं। दीपक कहता है कि सर, हम दोनों रिपोर्टर हैं और एक न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं और ज्यादा हमारा क्राइम रिपोर्टिंग पर फोकस होता है। एक बार हमें एक मिशन दिया गया कि आपने देश के उन लोगों का भंडाफोड़ करना है जो देश को नशे के आगोश में ले जाना चाहते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, जिससे कि देश को हानि पहुंचे। फिर हमने काफी खोजबीन शुरू की, लोगों से मिले, इंटरनेट का सहारा लिया। तभी एक दिन हमें एक इनपुट मिला कि कुछ लोग शाहपुर की पुरानी हवेली पर रात 12 बजे मिलने वाले हैं और वहां ड्रग्स की बड़ी डील होने वाली है। फिर हम दोनों ने उनकी पूरी जानकारी लेने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। हम दोनों बाइक में 11:00 बजे तक उस जगह पहुंच गए और एक सुरक्षित जगह पर छिप गए तथा इन माफियाओं का इंतजार करने लगे। तब सुधांशु ने कहा कि दीपक, तुम्हें क्या लगता है कि धीरू की खबर सही होगी? तब दीपक ने कहा कि जी, बिल्कुल होगी। आज तक धीरू की कोई खबर कभी गलत नहीं हुई, यही उसका धंधा है और इसी से उसका घर चलता है। फिर ठीक रात के 12 बजे करीब 2 गाड़ियां उस हवेली के पास रुकी और दोनों गाड़ियों से 8 आदमी बाहर निकले और आपस में उन्होंने काफी चीजें एक्सचेंज करी। उनकी हर एक्शन की रिकॉर्डिंग दीपक के कैमरे में हो रही थी। फिर 15 मिनट में वो लोग पता नहीं कहां लापता हो गए। हमने उनका पीछा करने की कोशिश करी, मगर तब तक वो लोग हमसे बहुत दूर तक निकल चुके थे। फिर हम अपने कमरे में आ गए और अपने लैपटॉप में उस रिकॉर्डिंग को डाल दिया। फिर उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को चेक किया और कुछ नोट किया। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुधांशु ने दीपक से कहा कि दीपक भाई, इस समय रात को कौन हो सकता है? दीपक ने कहा कि रुको, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई भी इंसान उसे नहीं दिखा, लेकिन बाहर की लाइट जलाने पर उसे दरवाजे के सामने की खिड़की पर फंसाकर रखे गए एक लिफाफे पर उसकी नजर गई और फिर वह लिफाफा लेकर अंदर आया। फिर उसने वो लिफाफा सुधांशु को पकड़ाया और दरवाजा बंद करने चला गया। सुधांशु ने लिफाफा खोला तो उसमें लाल रंग की स्याही से लिखा था कि बच के रहना, कोई तुम पर नजर रख रहा है और जो काम तुम कर रहे हो इसको करना छोड़ दो, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। तब सुधांशु ने दीपक से कहा कि ये कौन लोग होते हैं जो किसी की मौत निश्चित करेंगे? मौत कब आएगी ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही निश्चित करता है, और जब मौत आती है तो सब यही धरा का धरा रह जाता है। रिश्ते नाते, दोस्ती यारी, तेरा मेरा, धन दौलत सब यही छूट जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हैकी और फूफा दिखाते हैं, अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाते हैं। आजकल की जिंदगी में बेचारा एक सीधा और मेहनती इंसान ही पिसता जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ दीपक की, मौत से क्यों डरता है मुसाफिर, तुझे कभी ऊपर अपने पास बुला लिया जाएगा। सब रिश्ते नाते, दोस्ती यारी, तेरा मेरा, धन दौलत यही धरा का धरा रह जाएगा, और मरने के बाद तुझे धीरे धीरे सब भूलते जाएंगे, क्या अपने क्या पराए, और एक दिन तू गुमनाम कहलाएगा। दीपक कहता है, वाह सुधांशु जी, मानना पड़ेगा आपके उच्च विचारों को, लेकिन हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं और इनको सलाखों के पीछे पहुंचाना सबसे अहम काम हमारा होना चाहिए। सुधांशु ने कहा, ठीक कह रहे हो तुम। अब जल्दी से जल्दी हमें इनका पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा रैकेट है और कहां तक फैला है। दीपक ने कहा, सुधांशु जी, आप शायद ये फाइल इसलिए तैयार कर रहे हैं इस सिलसिले में। तब सुधांशु ने कहा कि हाँ दीपक, तुम सही कह रहे हो, यह फाइल इसी नशे के कारोबार के रैकेट को पकड़ने के लिए बना रहा हूँ। इसमें उनकी जानकारियों की हार्ड कॉपी रखूंगा और पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी रखूंगा। दीपक कहता है, ठीक है सुधांशु जी, अब सो जाते हैं, गुड नाइट, स्लीपिंग स्वीट ड्रीम्स। फिर वो लोग सुबह उठते हैं तो गांव से लेकर रामू दूध वाला दूध लेके आ जाता है और उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए उन्हें उठाता है और कहता है कि ए बबुआ लोगों, जल्दी उठिए, हुजूर दिनवा निकल गया है रे, तनिक दोनों बाहर आके तो देखो, हम रामू दूध वाला आए हैं तोहरे खातिर दूधवा लेके।
तब दोनों बाहर निकलते हैं और दूध का बर्तन रामू की तरफ बढ़ा देते हैं और फिर रामू अपनी दूध की केन से उनके बर्तन में दूध डालने लगता है और गुनगुनाता है कि हमारा नाम है रामू दूधवाला और जिसने हमसे ज्यादा बोलने की कोशिश की हमने उसके मुंह में लगा दिया ताला। फिर वह चला जाता है। तब दीपक कहता है कि ये भी कलाकार आदमी है। तभी एक धमाका उन्हें सुनाई देता है और फिर दीपक और सुधांशु घर को ताला लगाकर अपना कैमरा और मोबाइल लेकर जानकारी लेने के लिए उधर को दौड़ पड़े जिधर से धमाके की आवाज आई थी। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच चुके थे। वहां पता चला किसी ने बाजार में बम फेंक दिया है। फिर हम लोग वहां लोगों से सवाल जवाब करने लगे। तभी दो गुंडे बाइक में हम पर हमला करने के लिए आ रहे थे। फिर हमने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल भागे, लेकिन उन्होंने हमारा पीछा किया और जंगल के बगल वाले रास्ते पर हम पर 12 राउंड गोलियां चलाकर भाग गए। इस गोलीबारी में सुधांशु मारा गया और मैं घायल हो गया और उसके बाद तो आपको पता है ही कि आगे क्या क्या हुआ। राज, विजय और हरी सिंह उस पूरे इलाके में सिविल ड्रेस में छानबीन करने लगे और हर व्यक्ति पर नजर रखने लगे। उस इलाके में एक छोटा सा बार था जहां शराबियों का जमघट हर वक्त लगा रहता था और वहां आए दिन झगड़ा और मारपीट होती रहती थी। राज, विजय और हरी सिंह भी उनके बीच में जाकर शराबी बनने की एक्टिंग करने लगे। हरी सिंह ने कहा कि ये भाई, हम लोगों के लिए जरा 3 ठंडी बियर लाना और एक विस्की की बोतल लाना, आज हम यहाँ अपना मूड बनाने आए हैं। फिर हरी सिंह ने एक शराबी से दोस्ती कर ली और उसको विस्की की बोतल पीने के लिए दे दी। उसके बाद वह आधी बोतल पीने के बाद खुद को बादशाह समझने लगा और हरी सिंह को बोलता है कि ए भाई, किसी भी चीज में घबराने का नहीं, तेरा भाई मैं हूं ना। जहाँ कोई भी दिक्कत हो अपन को याद करना, मैं तेरी मुश्किल को मिनटों में हल कर दूंगा। तेरा भाई सब कुछ काम चुटकियों में कर सकता है और कोई भी जानकारी लेनी हो ना मुझसे संपर्क करना, मेरे पास सारी खबर रहती है। अब हरी सिंह समझ गया कि ये अब शराब के नशे में फुल टाइट हो गया है, तो उसने ड्रग्स के सौदागरों की जानकारी मांगी। फिर उसने बताया कि यहाँ हर शुक्रवार को 2 लोग बाइक में आते हैं और ड्रग्स बेचकर निकल जाते हैं। उनका नाम चंगू और मंगू है और वो दोनों बहुत शातिर इंसान हैं और जो इनकी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है उसको ये नहीं छोड़ते हैं। वो जो पत्रकार सुधांशु थे ना, उनका भी कत्ल इन दोनों ने ही किया है, लेकिन ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां तो पकड़ में कभी नहीं आती। फिर थोड़ी देर में चंगू और मंगू एक बाइक में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं और फिर कोड वर्ड में अपने ड्रग्स के बारे में बोलते हैं। तब राज, विजय और हरी सिंह उनको धर दबोचते हैं। फिर उनको गिरफ्तार कर थाने ले आया जाता है। तब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाते हैं और बताते हैं कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और सुधांशु को भी हमने ही मारा। चंगू ने बताया कि आज से 10 साल पहले जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उनका सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रहता था और वह हमेशा फर्स्ट डिवीजन से ही पास होते थे। उस समय कॉलेज में कुछ लड़कों को ड्रग्स की लत थी और जिससे उनका भविष्य ही बर्बाद हो गया था। हमें भी ये ऑफर की गई थी लेकिन हमने मना कर दिया। तब हम देखते थे कि ये ड्रग्स बेचने वाले काफी पैसा छाप रहे हैं। फिर हमने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली और घर की आर्थिक स्थिति और खराब होती चली गई। फिर एक दिन हमारे दिमाग में ये ड्रग्स सप्लाई का ख्याल आया और हम इस खराब लाइन में आ गए। फिर हमने शराब खाने, स्कूल, कॉलेज, पार्क और ऐसी ही बहुत सारी जगहों पर इस चीज को बेचा और काफी मुनाफा कमाया। धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और फिर हम इस क्षेत्र में काफी आगे निकल गए। ये सब हमें एक पार्सल के द्वारा मिलता था जो एक नियत स्थान पर रखा होता था। फिर हम वहीं पर अपना पार्सल रखते और चले जाते और फिर कोई आकर उन पैसों को ले जाता। हमने उस शख्स को देखा नहीं, हमारे पास कहीं विदेश से कॉल आती थी कि सामान आ जाने वाला है और हर समय जगह बदल दी जाती थी और वो लोग हम पर निगरानी रखे हुए रहते थे। फिर एक बार हमने देखा कि ये दोनों पत्रकार हमें पकड़ने का प्लान बना रहे हैं तो हमने पीछा करके इन पर फायर किया, जिसमें सुधांशु की मौत हो गई और दीपक बच गया। और फिर आगे की कहानी आपको पता है ही कि फिर क्या हुआ। राज ने कहा कि चंगू और मंगू, तुम लोग पढ़ाई में होशियार थे तो तुम्हें कोई न कोई नौकरी मिल ही जाती, चाहे सरकारी या प्राइवेट, या फिर तुम लोग कोई बिजनेस चालू कर सकते थे। लेकिन तुम लोगों ने गलत रास्ते को चुना और देश के नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की तथा युवाओं का स्वास्थ्य और भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करने पर, लेकिन तुम तो केवल पैसे कमाने के लिए कई जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे और तुमने एक कत्ल किया और एक को घायल कर दिया। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। चंगू और मंगू ने कहा कि हमें खुद से नफरत हो गई है क्योंकि हमने बहुत खराब और घृणित कार्य किया है। हम अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते तो शायद आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। हम अपने देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दीजिए और अलग अलग क्षेत्रों में जॉब करते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आप लोग कभी भी इस नशे के जाल में ना पड़े।
यह एक जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद बचना मुश्किल है। राज ने कहा, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने क्राइम ब्रांच को लिख दिया है, अब वो ही बड़ी मछलियों को पकड़ने का काम करेंगे। तब राज कहता है कि इन दोनों को लॉक अप क्लोज लॉक में बंद कर दो और फिर राज और विजय थाने में बैठकर कुछ काम कर रहे थे कि तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए और बोले कि इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। तब राज ने उन्हें थाने में बैठाया और उन्हें पानी पिलाया और फिर कहा, अब आप लोगों में से कोई एक आदमी पूरी कहानी बताए कि असल में बात क्या है। तब उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि हुजूर, हम लोग हंसपुर गांव के रहने वाले हैं और खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे गांव के अधिकतर लोग ईमानदार, मेहनती एवं सरल स्वभाव के हैं और सब लोग मिलकर रहते हैं। गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है और एक चुड़ैल ने पूरे गांव वालों का जीना हराम कर दिया है और खासकर लड़कियों का। पिछले दिनों की बात है, रामू की 18 साल की लड़की पम्मी कुछ सामान लेकर एक कस्बे से अपने गांव आ रही थी। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। तभी उसने देखा कि एक औरत जिसने काली साड़ी पहनी है और अपने पूरे चेहरे को बड़े से मास्क से टाइट करके ढका हुआ है और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, उसका जिस्म लंबा चौड़ा मधु जैसा लग रहा था, वो लगातार पम्मी की तरफ देखे जा रही थी। पम्मी सुनसान सड़क पर उसे देखकर डर गई और तेज कदमों से आगे घर के लिए चलने लगी। फिर पम्मी ने देखा कि उस औरत के हाथ में एक नुकीला चाकू है और वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और कह रही है कि रुक जाए लड़की, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। तब पम्मी तेजी से दौड़कर अपने घर में घुस जाती है और छत पर जाकर चुपके से उस औरत को देखती है। वह जाते हुए कहती है कि ए लड़की, आज तो तू बच गई, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगी और तुझे खत्म करके ही रहूंगी। फिर वह औरत अंधेरे में गायब हो जाती है। फिर राज ने उस गांव वाले को कहा, पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर आगे का माजरा बताना। उस गांव वाले ने फिर एक गिलास पानी से अपना गला तर किया और लंबी सांस लेकर बोला कि फिर पम्मी बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने घर वालों को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। उसके घर में उसके पापा और दीदी रहते हैं। उसकी माँ बचपन में ही किसी बीमारी की वजह से चल बसी थी। पम्मी की दीदी एक पहलवान थी और राज्य स्तरीय कुश्ती की प्रतियोगिता में उसने मेडल भी जीत रखे थे और उसकी उम्र 20 साल थी। वैसे पम्मी भी अच्छी कद काठी की थी और उसे भी थोड़ी बहुत पहलवानी तो आती ही थी। पम्मी का खानदान पहलवानी के लिए जाना जाता था। इसके अलावे पम्मी ने कॉलेज में जूडो कराटे भी सीखा था। फिर 2 दिन बाद पम्मी छत वाले अपने कमरे में आराम कर रही थी और पम्मी के पापा और दीदी बाजार सामान की खरीदारी करने के लिए गए थे। तभी पम्मी के कमरे का दरवाजा किसी ने चुपके से खोला और उसके कमरे में घुस गया। वो एक नुकीले चाकू से पहले पम्मी के पूरे सिर के बाद काटने की कोशिश करता है। तभी पम्मी की नींद खुलती है तो पम्मी देखती है कि ये तो वही औरत है जो उस दिन इसे सुनसान सड़क पर मिली थी। उसे देखकर पम्मी चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मुझे, ये औरत मुझे मार डालेगी। वो औरत भी 6 फीट की एक मर्द की कद काठी की थी। उसने चाकू को पम्मी के चेहरे पर मारने की कोशिश करी, लेकिन पम्मी ने अपने दांव से उसे नीचे गिरा दिया और जोर से एक लात उसकी पीठ पर मारी, जिससे उसकी आह निकल गई और फिर मौका देखकर पम्मी वहां से भाग निकली। पम्मी नीचे दौड़कर गई और जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला तब तक बाजार से खरीदारी करके उसकी दीदी और पापा आ चुके थे। तब उसने ऊपर इशारा किया तो उसके पापा और दीदी दोनों दौड़कर छत पर गए और छत को तथा पूरे कमरे को छान मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। वो औरत जब तक वहां से भाग चुकी थी। तब पम्मी की दीदी निम्मो ने उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ और कौन था वह जिसने तेरी ऐसी हालत की। तब पम्मी ने डरते हुए 2 दिन पहले की और फिर आज की भी पूरी घटना बताई। तब तक हम पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए थे। तभी कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई चुड़ैल है जो लड़कियों को अपना शिकार बनाती है और उनके बाल काट कर ले जाती है और उनके चेहरे पर चाकू से हमला कर उनका चेहरा खराब कर देती है। शायद इस चुड़ैल को औरतों और लड़कियों से नफरत है। सभी गांव वालों ने पूरे गांव में छानबीन करी तो भी कुछ पता नहीं चला। फिर सारे लोग अपने घरों में वापस आ गए। एक हफ्ते तक गांव में माहौल शांत रहा। फिर एक दिन पम्मी की सहेली रिमी के घर से चिल्लाने की आवाज आई। तब लोग उसके घर पहुंचे तो देखा कि रिमी के आधे बाल कटे हैं और उसके चेहरे पे चाकू से वार किया गया है और उसके कपड़े भी फटे हैं। सब लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए और उसका इलाज तो हो गया, लेकिन उसकी शक्ल खराब हो चुकी थी। फिर उसने गांव वालों को जो कुछ बताया वो सब पम्मी के साथ घट चुका था। इस घटना से पूरे गांव वाले दहशत में आ गए और फिर वो दिन रात गांव में पहरा देने लगे। साथ ही अपनी बेटियों को वो कभी अब अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर 1 महीने तक गांव में कोई घटना नहीं घटी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आज हमारे गांव की एक और लड़की निशा पर जानलेवा हमला उसी तरह हुआ और उसने भी वही बातें बताई जैसे पम्मी और रिमी के साथ घटना घटी थी।
अब आप हमारी रिपोर्ट लिखिए और उस चुड़ैल या सन की औरत या छलावा या कुछ भी हो उसको जल्दी पकड़िए। राज ने उनकी रिपोर्ट लिख दी। फिर वह कुछ सोचने लगा और फिर राज विजय को लेकर उन गांव वालों के साथ उनके गांव उस बला को पकड़ने के लिए चला जाता है और उसी दिन एक और लड़की के साथ ऐसी ही घटना घटी। अब तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और सभी भयभीत हो गए। राज विजय ने एक घर में शरण ली और फिर एक चाय की दुकान पर बैठे कुछ लोगों के साथ इन घटनाओं पर विस्तृत चर्चा करी और जो भी जानकारी उसे उचित लग रही थी उसे वो नोट करते जा रहा था। एक दिन रात को जब विजय सो रहा था तब सियार के रोने की आवाज सुनकर विजय उठ गया तो क्या देखता है कि इंस्पेक्टर राज अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहे हैं। तब राज ने कहा, विजय तुम सो जाओ, मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। विजय कहता है कि ठीक है सर, गुड नाइट। सुबह जब विजय बिस्तर से उठता है तो देखता है कि इंस्पेक्टर राज तो अपने बिस्तर पर नहीं है तो वह उनको ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर वह देखता है कि राज एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर लोगों के मकानों को देखे ही जा रहे हैं। तब विजय भी उनके पास आकर बेंच पर बैठकर राज को बोला कि सर आप इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इन मकानों की ओर क्यों देख रहे हैं। तब राज ने कहा कि विजय इस गांव के मकान आसपास है और एक घर की छत से दूसरे घर की छत में जाना बहुत आसान है और लोगों के घरों में ऊपर से नीचे तक मोटे पाइप भी लगे हैं जिससे कोई भी छत में जाकर घर में घुस सकता है और फिर उस पाइप के सहारे पीछे से उतरकर भाग सकता है। विजय ने कहा कि बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। राज ने कहा, चलो चलते हैं, हमें रात को पहरा देना पड़ेगा। फिर दोनों वापस कमरे में आ गए। उन्हें मिलने दिन भर में कई लोग आए और सबने अपने विचार उस संदर्भ में बताए। फिर राज और विजय ने शाम को गलियों का निरीक्षण किया तो पाया कि इस गांव में बहुत सारी गलियां हैं और सब एक दूसरे से मिली हुई है, यानी अगर कोई इन गलियों में चला जाए तो फिर उसको ढूंढने में काफी परेशानी आएगी। फिर वो लौट आए। रात को भोजन करने के बाद जरूरी सामान अपने साथ लेकर दोनों उस बला को ढूंढने के लिए निकल पड़े। राज ने कहा, विजय मैं इधर छिपकर बैठा हूँ और तुम उस सुनसान सड़क के किनारे जो पेड़ है उसके पीछे से निगरानी करो और वो औरत दिखाई दे तो मुझे तुरंत कॉल करना या फिर मुझे वो दिखती है तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। तब विजय ने कहा, अच्छा सर, ओके, चलता हूँ। फिर दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली। राज ने अपनी सिगरेट निकाली और धुएं के गोल गोल छल्ले बनाकर उड़ाने लगा। उधर विजय ने भी सिगरेट निकालकर कस लगाना शुरू कर दिया और सुनसान सड़क पर लगातार उसकी नजर लगी हुई थी। तभी थोड़ी देर में राज ने एक औरत को देखा जिसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसने मुंह पर काला बड़ा मास्क लगा रखा था और उसकी हाइट 6 फीट के आसपास थी। उसकी कद काठी एक मर्द की तरह थी और वो एक गली में खड़ी थी। तभी राज ने दूर से ही उसको पुकारा और कहा कि ए औरत, तुम कौन हो और इस रात को अकेले क्या कर रही हो। तब वह राज को देखकर भागने लगी तो राज ने विजय को भी फोन कर दिया था, लेकिन वो औरत उनको चकमा देकर उन गलियों में गायब हो गई और फिर दोनों खाली हाथ रह गए। राज और विजय कमरे में वापस आ गए थे। तभी सुबह 5 बजे के करीब सैम के घर में हल्ला मच गया कि बचाओ, उस औरत ने हमला कर दिया है। राज और विजय वहां जाते हैं तो सैम ने बताया कि उस पर उसी औरत ने हमला किया है और उसके बाल काट दिए और जैसे ही उसने उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश करी वैसे ही उसने उसे धक्का दिया और नीचे भागकर हल्ला मचा दिया। तब तक वो भाग गई। तब राज ने कहा कि हम 3 दिन के लिए वापस थाने जा रहे हैं आज दोपहर को और 3 दिन के बाद आएंगे फिर से इस केस की तफ्तीश करने। इतना कहते ही दोनों अपने कमरे में चले गए। विजय ने कहा, सर आपने ऐसा क्यों कहा कि हम वापस जा रहे हैं और 3 दिन के बाद आएंगे। तब राज ने कहा कि ये एक चाल थी विजय, हम कहीं नहीं जा रहे। अब 3 दिन हम दिन भर घर के अंदर ही रहेंगे और सिर्फ रात को उस औरत को ढूंढने के लिए निकलेंगे। विजय ने कहा, ओके सर, ठीक है। तब रात 9 बजे वो फिर अपनी पुरानी जगहों पर छिपकर उस औरत का इंतजार करने लगे। तभी अपने समय 9:30 पर वो औरत उसी लिबास में उनको दिखाई दी जिस लिबास में वो होती थी। इस बार राज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी हरकतों पर बस नजर गड़ा कर देखता रहा। तब उसने देखा कि वो सीमा के घर में छत पर पाइप के सहारे चढ़कर पहुंच गई। तब राज ने सोचा कि पहली बार किसी औरत को पाइप के सहारे छत पर जाता हुआ देख रहा हूँ। राज भी उस पाइप के सहारे सीमा की छत पर चढ़ गया और पानी की टंकी के पीछे छुपकर उस औरत पर नजर रखने लगा। तभी राज ने देखा कि उस औरत ने चुपके से सीमा के छत वाले कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही वह सोई हुई सीमा पर हमला करने वाली थी तभी राज ने उसके पैर पर गोली मार दी और उसे धर दबोचा। तभी सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए थे। तब राज ने उसके चेहरे से मास्क हटाया तो सभी उसकी शक्ल देखकर चौंक गए। वो था उनके गांव का ही एक युवक सैम था जो कि लगभग 6 फीट का था और जिसकी कद काठी काफी अच्छी थी। अब राज ने कहा, चलो अब अपनी कहानी सुनाओ कि तुमने ये सब क्यों किया।
तब सैम ने कहा कि मेरी एक बहन थी जिसका नाम रीमा था, वो इन सब लड़कियों के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी बहन देखने में थोड़ी बदसूरत थी और पढ़ने में भी थोड़ा कमजोर थी, इसलिए ये सब लड़कियां अक्सर उसे उसके रंग पर और उसकी पढ़ाई पर कमेंट करती थी और उसको परेशान किया करती थी। वो ये सब मुझसे आकर शेयर करती और रोने लगती। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। मैंने इन लड़कियों को काफी समझाया लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। फिर एक दिन इन सब चीजों से तंग आकर मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। तब मेरे अंदर एक बदले की भावना जगी और मैंने फैसला लिया कि मैं इन सब लड़कियों के चेहरे चाकू से खराब कर दूंगा और इनके सारे सिर के बाल काट दूंगा ताकि ये हमेशा के लिए बदसूरत बन जाए। फिर मैंने ये वेश बदलकर इन सब लड़कियों पर हमले किए। राज ने कहा, अब तुम्हें अदालत सजा देगी। फिर वो उसे गांव से ले जाकर थाने में लॉकअप क्लोज्ड लॉक में बंद कर देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।